स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको हम कक्षा 12 भौतिकी का जो आपका पहला चैप्टर है कूलाम का नियम और वैद्युत इसी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो देखिए लास्ट वाले वीडियो लेक्चर हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीम और मात्रक डिफिनेशन सहित हमने आपको करके बता दिया है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीम और मात्रक पढ़ने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो आपका है वैद्युत द्विध्रुव कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये आपका क्लास 12 का पहला जो आपका चैप्टर है कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ये आपका चल रहा है। ठीक है, अभी तक हम आपको कुल मिलाकर 6 वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें हमने इसके पीछे वाले जितने भी आपके डिफिनेशन थे सब हमने आपको बता दिया है। तो आज की इस क्लास में हम आपको बताएंगे वैद्युत द्विध्रुव कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए इसके लिए कुल मिलाकर आपके 2 स्थितियां होती हैं और दोनों स्थितियां आपकी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपका पहली स्थिति क्या है, अच्छी स्थिति, और दूसरा आपका क्या, निरक्षी स्थिति। ठीक है, और दोनों स्थितियां आपकी ये डेरिवेशन है कि वैद्युत द्विध्रुव कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में क्या होता है और निरक्षी स्थिति में क्या होता है। सबसे पहले हम आपको अच्छी स्थिति में करके बताएंगे। तो आप हेडिंग कर लीजिए अच्छी स्थिति। ठीक है, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है इसको करके बताएंगे। तो इसके लिए आपको वैद्युत द्विध्रुव का डिफिनेशन पता होना चाहिए। तो हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव का डिफिनेशन आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे के अल्प दूरी 2l पर स्थित है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। हमने इस तरीके से आपके सामने फिगर ड्रा किया था कि मतलब वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश। तो देखिए बराबर तो आवेश है लेकिन ये विपरीत प्रकार के, ये प्लस है तो एक आपका क्या माइनस है, और ये क्या होंगे, एक दूसरे के अल्प दूरी यानी 2l पर स्थित होंगे। तो हमने जो अल्प दूरी माना है वो आपका क्या 2l है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, l होगी, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, l होगी, तब जाकर l प्लस l जुड़कर कितना होगा 2l होगा। l के अतिरिक्त आप कुछ भी मान सकते हो, 2a मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा आपका वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे के अल्प दूरी कितने पर स्थित हो, 2l पर स्थित है, तो उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब हमको क्या निकालना, वैद्युत द्विध्रुव कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और किसमें, अच्छी स्थिति में। पहला हेडिंग हमको करके बताना है। तो अच्छी स्थिति के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे इस प्रकार से डॉटेड लाइन अक्ष बना देंगे। आप इधर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये और यहाँ पर आप एक पॉइंट मानेंगे, पॉइंट का नाम हम दे रहे हैं आपका P। ठीक है, ये तो देखिए अब अगर कोई आपसे पूछे कि प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो आपकी क्या होगी, इस आवेश से दूर हट जाती है, इस आवेश से क्या होती है, दूर हट जाएगी। तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो आपकी क्या होगी, इससे दूर हट जाएगी, यानी E प्लस क्यू यहाँ आप लिख सकते हैं। तो ये आपका ये बताएगा कि प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वो आपकी क्या होती है, इससे दूर होती है। अब माइनस क्यू आवेश कारण क्या होती है, माइनस क्यू आवेश कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो आपकी क्या होती है, ये अपनी ओर खींच लेता है यानी आकर्षित कर लेता है। तो इसकी जो दिशा होगी माइनस क्यू की तरफ होगी। ठीक है, तो यहाँ से इसकी दिशा क्या होगी, माइनस क्यू की तरफ। तो E माइनस कितना होगा Q। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए कि प्लस क्यू आवेश कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती वो क्या करता, आवेश अपने से दूर हटा देता, और माइनस क्यू आवेश कारण क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है उस क्या होती है, उसके समीप होती है, यानी अपनी ओर खींच लेती है। इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो माइनस क्यू के लिए एरो आपका इधर लगा है और प्लस क्यू के लिए एरो आपका इधर लगा है। तो ये आपकी दिशाओं के बारे में हो गया। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है, कुल मिलाकर हमको अब ये बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है। तो देखिए यहाँ हमको अब ये सोचने वाली बात है कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन उत्पन्न कर रहा है। तो आपके कौन कौन, यानी एक आपका प्लस क्यू आवेश है और दूसरा आपका माइनस क्यू आवेश है, इन्हीं कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही। तो अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण। अच्छा, पहले यहाँ से दूरी मान लेते हैं कि यहाँ केंद्र से और यहाँ तक की दूरी अगर माने तो हम केंद्र से यहाँ तक की दूरी आप मान सकते हैं R है। कितना R के अलावा कुछ भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जब यहाँ से केंद्र से लेकर और बिंदु P तक की दूरी R है, तो अगर हम प्लस क्यू से बिंदु P तक की दूरी लेकर चलें तो हमारे पास कितना होगा दूरी,
यानी ये जो दूरी होगी, अब देखिए यहाँ से और यहाँ तक की दूरी जो आपका यल है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका क्या आर है, तो ये आपकी क्या होगी आर माइनस यल होगी। अब माइनस क्यू से और प्लस क्यू की दूरी आपकी कितनी होगी, माइनस क्यू से और प्लस क्यू की दूरी आपका होगा जो आर प्लस यल होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी, बिंदु P की दूरी, तो बिंदु P की दूरी आपकी कितनी होगी, यानी आर माइनस यल होगी। ठीक है, आप यहाँ लिख लीजिए, क्योंकि अभी आपको लगाना पड़ेगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमने फार्मूला बताया था उसी में आपको ये रखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आप यहाँ तक समझ लीजिए कि प्लस क्यू से बिंदु P तक की दूरी आपकी कितनी होगी, आर माइनस यल होगी, और माइनस क्यू से बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी, आर प्लस यल। प्लस क्यू से बिंदु P तक की दूरी आपकी कितनी होगी, आर माइनस यल होगी, और माइनस क्यू से बिंदु P तक की दूरी आपकी क्या होगी, आर प्लस यल होगी। तो देखिए अब हमको निकालना कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ लिखेंगे अब प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेश के कारण बिंदु P पर क्या लिखोगे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E प्लस क्यू बराबर, अब देखिए किसी बिंदु आवेश के लिए, किसी बिंदु आवेश के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है वो आपका क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। ये हमने आपको पहले ही करके बता दिया है कि किसी बिंदु आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वो आपका क्या होता है, 1/1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे आर स्क्वायर, जहाँ के आपका क्या निर्वात अथवा वाई के लिए वैद्युतशीलता है। ठीक है, जिसका मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। अब यही फार्मूला इसमें सेम टू सेम लगाएंगे। तो किसी बिंदु आवेश कार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी हमारे पास क्या है, प्लस क्यू आवेश कार बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल रहे हैं। तो आपका तो सेम टू सेम ये हो जाएगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू आपका जैसे वैसे यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पर आर स्क्वायर, तो वहाँ पर दोनों बिंदुओं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो थी आपकी इस फार्मूले में, वो आपका क्या था, वो आपका आर था। अब यहाँ पर हम प्लस क्यू आवेश के लिए निकाल रहे हैं, तो प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी आपका क्या है, आर माइनस यल। तो यहाँ आर स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर माइनस यल का होल स्क्वायर लिख देंगे। समझ में आ गया होगा आपको कि किसी बिंदु आवेश कार जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के क्यू बटे आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर वहाँ पर था, यानी इसका मतलब दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी था वो आपका क्या था, आर था, तब जाकर यहाँ पर आर स्क्वायर हुआ। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि प्लस क्यू से बिंदु P तक की जो दूरी हमने लिया वो आपका आर माइनस यल है, तो आर माइनस यल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस क्यू के कारण निकाल रहे हैं, तो E माइनस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे आर प्लस यल का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस क्यू से जो बिंदु P तक की दूरी वो आपका क्या है, आर प्लस यल है। कितना है, आर प्लस यल है। ठीक है, तो आर प्लस यल का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या करना है, अब हमको बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है। तो इसको रब कर लेते हैं, ये तो हमने समझने के लिए कर दिया था, आप इसको लिख भी सकते हैं साइड में। अब हमको क्या करना है कि बिंदु P पर हमको कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है। तो देखिए बिंदु P पर जब आप कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो ये क्या होगा, यानी प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश दोनों आवेशों के, यानी दोनों क्षेत्र, दोनों तीव्रताओं के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु P पर
बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी आपका क्या होगा, कैपिटल E बराबर E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू, यानी प्लस क्यू आविष्कार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और यहाँ पर प्लस माइनस क्यू आविष्कार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए अब ये प्लस का चिन्ह हम तब लगा सकते हैं जब हमारे पास जो दिशाएं हैं वो आपका एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन आप देखिए माइनस क्यू आविष्कार दिशा अलग है, प्लस क्यू आविष्कार दिशा अलग है, तो दिशा तो एक जैसी है नहीं, तो अब इनके अंतर के बराबर होगा। ठीक है, मतलब इनके योगफल के बराबर ना होकर इसके क्या होगा, अंतर के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपका ये जो इनकी जो दिशाएं हैं वो आपका क्या है, एक जैसा ना होकर क्या अलग अलग है। एक आपका क्या है दूर हट जा रही, तो एक आपका क्या हो रही, पास हो रही। ठीक है, तो इसलिए अब इनका जो यानी बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की मतलब कुल वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो आपका क्या होगा, इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। तो यानी E बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, E बराबर E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू। अब यहाँ लिखेंगे दोनों की दिशाएं विपरीत है, दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत है। तो अगर ये दोनों की दिशाएं विपरीत हैं तो आप क्या लिखेंगे, यानी प्लस क्यू आवेश के प्लस क्यू आवेशकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू आवेशकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इन दोनों तीव्रताओं का अंतर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप डायरेक्ट फार्मूला पुट कर दीजिए। तो E बराबर प्लस क्यू आवेशकार जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो आपका क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक है, दिखाई नहीं दे होगा। ठीक है, तो इसको हम रब कर लेते हैं। चलिए इधर लिखते हैं, अब यहाँ पर इसको ये वाला, तो अब यहाँ लिखेंगे कैपिटल E बराबर, तो कैपिटल E बराबर हमारे पास कितना होगा, प्लस क्यू आवेशकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे आपका क्या है R माइनस L का होल स्क्वायर, और माइनस लगा दीजिए, माइनस क्यू आवेशकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के है और Q बटे R प्लस L का आपका क्या है होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका है। अब ये हुआ, अब देखिए अब इन दोनों का अंतर कर लेंगे, तो इसको अब रब कर लेते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये होगा, अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, अंतर। तो यानी यहाँ देखिए आपका E बराबर, इसको एक बार फिर लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर, ये आपका है। तो देखिए अब इन दोनों में कॉमन अगर देखना चाहें तो आपका कॉमन क्या है, यानी E बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के आपका दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर बचे क्या, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर कोष्टक बंद। ठीक है, अब इसी को आप सरल कर लीजिए। ठीक है, दिखाई तो दे रहा होगा। चलिए अब इसको हम सरल करेंगे, तो देखिए हमारे पास क्या होगा, E बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास एलसीएम क्या होगा, R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। तो R माइनस L का होल स्क्वायर इससे कैंसिल, R प्लस L का होल स्क्वायर बचेगा माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब देखिए इसको और सरल कर लेते हैं थोड़ा। चलिए इसको रब कर लेते हैं। अब इसी को जो सरल करने के बाद जो हमारे पास आंसर होगा वही आपका क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। तो इसको सरल कर लेते हैं पहले इसको यहाँ। तो E बराबर आपका क्या हो जाएगा, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए A प्लस B का होल स्क्वायर, यानी आपका कितना होगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL होगा, माइनस तो यहाँ लगा है
अब देखिए इसको आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर और माइनस कितना होगा 2rl, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और कुल के बट्टे हमारे पास कितना हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, ये हुआ ए का वर्ग, यानी हमारे पास क्या है ए माइनस बी और ए प्लस बी वर्ग लगा है, तो यानी इसका मतलब ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग पूरे का वर्ग लगा दीजिए, ठीक है, ये होगा, ये आपका फार्मूला हो जाएगा इतना, ये होगा। तो अब यहाँ पर और इसको सरल कर लेते हैं, तो क्यू बटे 4πε0 के, अब देखिए आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, अब माइनस का अंदर आप गुणा कर दीजिए, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, अंदर गुणा कर लेते हैं, तो माइनस आर स्क्वायर और माइनस यल स्क्वायर प्लस कितना होगा 2rl और कुल के बटे हमारे पास कितना होगा आर स्क्वायर और माइनस यल स्क्वायर कुल के बटा स्क्वायर। तो देखिए अब माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैंसिल और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2rl और 2rl जुड़कर आपका क्या हो जाएगा 4rl हो जाएगा। तो अब इसको यहाँ से इसको रब कर लेते हैं, अब इसको आगे यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है, ये हुआ, यानी अब हमारे पास ई बराबर कितना हो जाएगा क्यू बटे 4πε0 के, और ये कोष्टक में 2rl और 2rl जुड़कर आपका कितना होगा 4rl और बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और कुल के बटा स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है एल स्क्वायर का जो मान है वो आपका क्या है आर स्क्वायर की तुलना में बहुत ही कम है, एल स्क्वायर का मान जो है वो आपका क्या है आर स्क्वायर की तुलना में क्या है बहुत ही कम है, यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ यल जो है बहुत कम है आर से, अतः यल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की अपेक्षा नगण्य होगा, यानी ना के बराबर होगा, ठीक है, ना के बराबर होगा। तो यानी यल स्क्वायर का मान आप 0 रख सकते हैं, ना के बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा ई बराबर क्यू बटे 4πε0 के 4rl और बटे आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, इसका मान तो 0 के बराबर हो गया, ठीक है। अब इसको और बढ़िया से समझ लेते हैं, आपको इतना लिखना पड़ेगा कि यहाँ जो है एल क्या है बहुत कम है आर से, अतः यल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की अपेक्षा क्या है नगण्य होगा, इसलिए ई बराबर क्यू बटे 4πε0 के 4rl बटे आर स्क्वायर ही लेकर चलेंगे, का स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए इसमें हम इसको आगे और सरल कर लेते हैं, ठीक है, केवल आपको इसमें सरल करना है। तो देखिए अब इसको सरल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा ई बराबर क्यू बटे 4πε0 इंटू के और कोष्टक में 4rl और बटे कितना हो जाएगा r की पावर 4, क्योंकि 2 दूना 4। अब देखिए क्यू का अंदर गुणा कर लेते हैं, तो ई बराबर 1/4πε0 के 4rl इंटू क्यू बराबर r की घाते 4, ठीक नहीं, ये होगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब इसको रब कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे आप लिखेंगे दिखाई नहीं देगा। अब चलिए अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, अब यहाँ से इसको हमको सेट कर लेना है, ठीक है। तो ई बराबर हम लिखेंगे 1/4πε0 इंटू के। अब देखिए अगर हम इसको सेट करें तो इसको हम लिख सकते हैं 4 को क्या लिख सकते हैं, यानी 4rl इंटू क्यू को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 QL इंटू आर लिख सकते हैं, 2 दूना 4 और 4 QL इंटू आर, चाहे आर बाद में गुणा करो चाहे पहले करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर ये जो 2QL है, तो 2QL बराबर किसके होता है P के, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। 2QL बराबर क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। हमने क्या किया 4rl इंटू क्यू को सेट कर लिया, सेट कैसे करेंगे 2 गुणे 2 QL इंटू आर, तो 2QL बराबर किसके होता है P के होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब किसी एक आवेश
तथा दोनों आवेशों के अल्प दूरी के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो आप देख लीजिए, कोई एक आवेश यानी Q है, दोनों आवेशों के अल्प दूरी क्या आपका 2L है और किसके बराबर होगा, P के। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर क्या इसको लिख सकते हैं, यानी इसकी जगह पे 2 गुणे 2QL और इंटू R और बटे कितना हो जाएगा, R की घाते 4, ये हो जाएगा। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के हो जाएगा, 2QL की जगह कितना होगा P, यानी 2PR हो जाएगा और बटे R की घाते 4 हो जाएगा। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और R से कैंसिल, यानी 2P बटे आपका कितना होगा R³ और इसका मात्रक क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलम। तो ये आपका हो जाएगा अच्छी स्थिति के लिए सूत्र हो जाएगा। किसके लिए होगा, अच्छी स्थिति के लिए आपका सूत्र होगा। ये आपका हमने आपको फुल डेरिवेशन करके बता दिया है, डेरिवेटिव करके हमने आपको बता दिया, ठीक है, ये हुआ। तो इसी प्रकार आपको वैद्युत द्विध्रुव का उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में, उसके लिए जो मात्रक यानी इसके लिए जो आपका सूत्र होगा वो आपका क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2P बटे R³ न्यूटन प्रति कूलम। जहां आप के की जगह अगर के हटाना चाहते हैं तो के बराबर क्या होता है आपका 1 होता है, के बराबर क्या होता है 1 होता है निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता के लिए। तो अगर के हटाएंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्या होगा 2P बटे R³ न्यूटन प्रति कूलम, ठीक ने, ये आप लिख सकते हैं। के हटाकर भी लिख सकते हैं अथवा के रहने देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो E बराबर आपका कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P बटे R³ और आपका मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम आपका होता है। तो इस प्रकार से हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव काल उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में करके बता दिया है। अब आपको हम आगे निरक्षीय स्थिति में करके बताएंगे। तो चलिए वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं।